हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। आई नो कि आपको वन शॉट की ज़रूरत है और वन शॉट्स मैं बनवा दूंगी, डोंट वरी। और वन शॉट्स क्लास 12th वालों, तुम्हारे लिए तो एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज भी मैं कल 2 बजे लेकर आने वाली हूँ विद्यादीप चैनल पे, तो कृपया करके उस लाइव को ज़रूर अटेंड करिएगा। सो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आज हम तीसरा सैम्पल पेपर करने वाले हैं। और आपको पता है कि सैंपल पेपर से आपको बहुत गाइडेंस मिलती है और ये सैंपल पेपर वैसा ही बना हुआ है जैसे कि आपका बायोलॉजी का पेपर आने वाला है। तो सेक्शन ए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, बहुत सारे एथलीट जो होते हैं वो खेलने से पहले कुछ ड्रग्स लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि वो जो ड्रग्स हैं वो एनर्जी लेवल को इंक्रीज करती हैं और वो ड्रग्स जो हैं वो क्या हैं बच्चों। तो वो जो ड्रग्स होती हैं बेटा, वो कैनाबिनॉइड्स, मतलब कि जो आपकी कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, जैसे भांग वगैरह निकलता है ना, भांग, चरस, गांजा, ये सब चीज़ें जो है वो लोग ले लेते हैं ताकि एनर्जी इंक्रीज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये आपको बताना है 4 टाइप के इंट्रैक्शन है। इसमें आपको करेक्ट मैचिंग जो है वो बतानी है कि इंट्रैक्शन की करेक्ट मैचिंग क्या है। सबसे पहला कंपटीशन। कंपटीशन होता है ना, सेम स्पीशीज़ की जो बर्ड हैं उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। पैरासिटिज्म किस में होता है बच्चों? पैरासिटिज्म होता है राउंड वॉर्म में, अगर आपके इंटेस्टाइन में घुस जाए तो उससे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। प्रेडेशन किस में होता है? प्रेडेशन मतलब शिकार और शिकारी का रिलेशन किस में है बच्चों? ये है आउल और माइस में। म्यूचुअलिज्म है एफिड और एंड्स में। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया बच्चों? सो द राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म? अब आपको बताना हेड। हेड में जेनेटिक पार्ट ऑफ द स्पर्म रहता है, ये मतलब इसमें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसा रहता है? बताइए जल्दी से बोलो, पिरामिड ऑफ नंबर कैसा रहता है बताइए? या तो अपराइट हो सकता है या तो इन्वर्टेड हो सकता है। जैसे कि अगर आप ट्री का पिरामिड देखोगे तो ट्री क्या है? ट्री क्या है बताओ? अगर आप ट्री का पिरामिड देखोगे है ना, तो ट्री का नंबर कैसा होता है? ये इन्वर्टेड बनता है। ट्री का पिरामिड कैसा बनता है बच्चों? ट्री का पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। जैसे ट्री में बड़ी बर्ड्स का नंबर जो है या बर्ड्स का नंबर जो है वो ऐसा रहेगा, फिर इंसेक्ट्स का नंबर रहेगा और फिर ट्री का नंबर रहेगा। तो नंबर में के हिसाब से ट्री सबसे कम है, तो वो जो ट्री का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है और बाकी नंबर का पिरामिड सीधा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV वायरस जो होता है ना, वो आपको बताना है कि किस मीन से, अच्छा क्या है, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड क्यूरेबल और नॉट। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है? यस। क्यूरेबल है? नहीं। क्या स्नीजिंग कफिंग से फैलता है? नहीं। क्या क्यूरेबल है? नो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, क्यूरेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द DNA स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स? आपको बताना है कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है फॉलोइंग कंडीशन है, टेबल में दी गई हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो है थैलेसीमिया की। क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन? डोमिनेंट? नो। थैलेसीमिया एक रेसेसिव कंडीशन है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में फैल जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? ये यस, इज दिस क्लियर? बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। तो थैलेसीमिया 2 टाइप की होती हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। आप लोगों को पढ़ना चाहिए ये। अच्छा डोंट वरी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के वन शॉट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट वन शॉट आने वाला है। ये एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको बताना है ना, दैट टेक्स प्लेस इन द, ये क्या है? चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आपको ये बताना है कि आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट इवेंट क्या है ना। तो करेक्ट इवेंट बताते हैं, आ जाओ भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए देखते हैं। तो सी है ओव्यूलेशन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सी जो है ओव्यूलेशन 13 से 14वें दिन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। मैं कोई और कलर ले लेती हूँ। तो 13 से 14वें दिन जो है वो होता है ओव्यूलेशन, तो सी इज़ द करेक्ट, ओव्यूलेशन है, बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन मुझे मिल चुका है। एंड ए इज़ द मेंस्ट्रुएशन। यस, पहले के 5 दिन मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये ठीक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराती हूँ ताकि तुम्हारे, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो संतानें, मेरे जो बोझो आर्मी, मेरे जो कालिए कबूतर हैं, मेरे जो हरे पीले लाल गुलाबी हैं, मेरे आंखों के तारे, चांद सितारों, गुले गुलजारे, इन सबको ये बने, है ना। कुछ भी आ जाए, मेरे बच्चों को नहीं बनेगा तो किसको बनेगा? चलो, रवि परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। फॉलोइंग प्रोसेस डू यू थिंक दैट हैज अंडरगोन एम्प्लीफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA? आपको ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस जो है
है ना, उसको लेनी चाहिए एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। बताइए क्या ले ले वो, आपको पता होना चाहिए। दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ले लेगा तो उसका कॉपी मल्टीपल बन जाएंगी। टू डिफरेंट स्पीशीज दैट कैन नॉट लिव लॉन्ग ड्यूरेशन ऑन द सेम नीश हैबिटेट। दिस रूल को क्या कहते हैं बताओ? अगर सेम स्पीशीज नहीं रह पा रही है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब एक डोमिनेंट वाली जो है वो रिसेसिव वाली को फेंका देती है, भगा देती है, मार डालती है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज करेक्ट फॉर द डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम कैसा म्यूटेशन है? क्रोमोजोमल म्यूटेशन है ना, क्रोमोजोमल म्यूटेशन है, होता है डाउन सिंड्रोम। और थैलेसीमिया कैसा है? मतलब आपको ये बताना है भाई, थैलेसीमिया एक जीन म्यूटेशन है, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि जीन अल्फा बीटा के सही नहीं होते, जिसकी वजह से चेन नहीं बनती है थैलेसीमिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ WWF? क्या है सिंबल बताओ भाई? जाइंट पांडा, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन दिए गए हैं, आइए देखते हैं असर्शन रीजन क्या है। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रैकीन एंड ओपियम प्रोडक्ट बाय प्लांट एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर एंड ब्राउजर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रीज़न देखते हैं, बिकॉज। अरे ये कहाँ से आ गया? पहली बात तो असर्शन में ये पूछ रहा है, नीचे एकेशिया और कैक्टस दिया है, तो रीज़न मुझे नहीं पता, पर असर्शन सही है। अब रीज़न पढ़ते हैं। थॉर्न्स ऑफ एकेशिया एंड कैक्टस मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। क्या थॉर्न्स ऑफ एकेशिया एंड कैक्टस डिफेंस के लिए? नहीं, ये पानी बचाने के लिए होते हैं, तो रीज़न रॉन्ग है। तो असर्शन सही है, रीज़न रॉन्ग है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इफ पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। Reason: strict protection of the hotspot could reduce the ongoing mass extinction almost by the 2%, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, रीज़न गलत है, ठीक है, और असर्शन सही है, ये भी सही है, ठीक है। देख लो, पढ़ लो। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ऑल बायोडाइवर्सिटी अगर पूरी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? एक्सटेंड ऑल एक्सटेंशन हम 2% रोक सकते हैं, कवर लेस देन 2% ये बोल रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगर हम करें तो हम 30% मास एक्सटेंशन को रोक सकते हैं, ना कि 2%। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे तरीके से रखा है। तो आपका जो हॉटस्पॉट एरिया है पूरे लैंड में वो है 2%। अगर हम इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, है ना, अगर इसको स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के अंदर रखा जाए तो हम 30% अपने अगले मास एक्सटेंशन को रोक सकते हैं, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन विट्रो, है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम। चलो भाई बता दो जल्दी से, यस, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एम्ब्रियो बनाने के लिए होता है, ठीक है। और रीज़न क्या है? रीज़न भी सही है कि स्पर्म का इंजेक्शन ओवम में दिया जाता है। पर ये देखो यहाँ पर ना, रीज़न देखो, ऊपर भी ICS है, नीचे पर बिकॉज पढ़ो। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अ प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। बिकॉज लगाओ, असर्शन और रीज़न के बीच में अगर तुम बिकॉज लगा दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। बिकॉज एम्ब्रियो, इसलिए एम्ब्रियो क्यों बनाया? क्योंकि इसमें आपने इंजेक्शन लगा दिया? नहीं 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 नहीं, एम्ब्रियो बनाने के लिए हमें सेल डिवीजन कराना पड़ता है। तो आप जब भी आप असर्शन रीज़न सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? बिकॉज लगाओ, ताकि दोनों सेंटेंस एक लाइन में आ सके। तो रीज़न क्या हो गया? आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अब देखो ये क्या है? GAATTC, GTTAA। अब आपको ये बताना है बच्चों, यस, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि स्टिकी एंड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। These are formed when the restriction enzyme cuts DNA little away from the center of palindromic sequence, ठीक है। अब देखो ये स्टिकी एंड आपको दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ। डन। ये स्टिकी एंड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ। बिकॉज स्टिकी एंड हमने बनाए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, जो कि लिटिल अवे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। पैलिंड्रोमिक के सीक्वेंस राइट और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो एक जैसा आता है। तो जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देखो सेम पूरी लाइन बन जाएगी, जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से स्टिकी एंड्स बनाते हैं तो वो जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ बाइंड हो जाता है। अब दोनों चीज़ें मैच हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी आ गया, ठीक है। अब सेक्शन बी क्या है? ये है स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ए क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। बेटा ए क्या होता है बताओ? एक्रोजोम होता है। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और आपका हायाल यूरिनिडेज एंजाइम।
जो ओवा की वॉल को छेदने का काम करते हैं, ठीक है। स्टेट व्हाट विल हैपन दिस स्पर्म फेल टू कॉन्टैक्ट एन ओवम विथ स्पेसिफिक पीरियड। अगर स्पर्म स्पेसिफिक पीरियड में ओवा के साथ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवा इम्प्लांट नहीं होगा और वो ओवा मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। डन, यही चीज़ें इसमें लिखी होंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ स्पर्म फेल टू कॉन्टैक्ट स्पेसिफिक पीरियड में, कुछ समय के बाद इसकी एनर्जी ड्रॉ हो जाती है और ये मर जाता है। अगला इवेंट जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। राहुल्स पेरेंट बॉट अ पेट डॉग फॉर हिम बट सून एज डॉग एंटर्ड द हाउस। देखो अब ये आया है कैसा, मैंने बोला था ना कैसे क्वेश्चन आने लगे हैं बच्चों, है ना, एनालिसिस बेस्ड, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखो दिख रहे हैं। राहुल्स पेरेंट्स बॉट अ पेट डॉग फॉर हिम बट एज सुन एज द डॉग एंटर्ड द हाउस राहुल स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग वाटरी आइज, रनिंग नोज। आफ्टर सम टाइम व्हेन राहुल वॉज केप्ट अवे फ्रॉम द पेट सिम्टम डिसअपेयर हो गए। नेम द टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब राहुल को क्या हो गई है, पेट्स के जो फर है उससे एलर्जी। कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी में बढ़ती है, IgE। और कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, मास्ट सेल का नंबर बहुत बढ़ जाता है और मास्ट सेल 2 टाइप के केमिकल निकालती है, दैट इज हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। विद्यादीप अड्डा 247 पे जुड़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यही चैप्टर मैं पहला शुरू करूँगी, ठीक है। और ये जो मास्ट सेल होती हैं ये निकालती हैं सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपैरिन, जो आपकी एलर्जिक रिएक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कौन सी ड्रग हमें देनी चाहिए, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दोगे तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ें इसमें लिखी होंगी। तो IgE एंटीबॉडी होती है, केमिकल मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, दैट इज हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और एंटी हिस्टामिनिक आपको ड्रग देनी चाहिए ताकि सिम्टम डाउन हो जाए और इसको, इस व्यक्ति को एलर्जी है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड ऑन द स्पीसीज रिचनेस। डेविड टिलमैन का मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा, वन शॉट आपने देखा होगा कि उन्होंने देखा कि जहाँ पर स्पीशीज़ ज़्यादा है वहाँ ईयर टू ईयर प्रोडक्शन में वेरिएशन कम है और जहाँ पे स्पीशीज़ कम है वहाँ पर ईयर टू ईयर प्रोडक्शन वेरिएशन ज़्यादा है। ये डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है। ये है GAA-TTC EcoR1 का सीक्वेंस है, ठीक है। अब कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहचाना जाएगा, EcoR1 से, ठीक है। क्या रोल है, ये EcoR1 जो है ये सिर्फ G और A के बीच में काम करता है, सेंटर से लिटिल अवे। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है EcoR1 के लिए। पैलिंड्रोमिक राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पढ़ने पर एकदम एक जैसा ही दिखाई देता है, ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो, ऐसा ऐसा पढ़ोगे तो। और ये EcoR1 से कटेगा, आप देखो G और A के बीच में ही अटैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये आपको देखना है ना, मेल है हेट्रोगैमेटिक, फीमेल है होमोगैमेटिक, ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। ये XX XY सेक्स डिटर्मिनेशन किसका है, ह्यूमन बीइंग का होता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है फीमेल हेट्रोगैमेटिक इसमें होती है, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है और मेल होमोगैमेटी होती है। तो आपको यहाँ पर बर्ड्स का भी बना के दिखाना पड़ेगा। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। और आपको क्या बताना है, गिवन द फिनोटाइप ऑफ फॉलोइंग दिस। चलो देखते हैं, आंसर देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो इसमें दिख रहा है ये है ह्यूमन और ड्रोसोफिला के जैसे, ठीक है। XX XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन एग्जाम्पल है इसमें मेल हेट्रोगैमेटी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें मेल 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करती है, डन। पर अगर हम फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे हैं जिसमें फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करती है, वो है बच्चों बर्ड्स। ये याद रखना आप लोग, इसीलिए बर्ड्स जो होती हैं वो ज़्यादा सुंदर होती है। लोग ये कहते हैं कि जो होमोगैमेटिक होता है, बर्ड्स बेकार दिखती हैं बर्ड्स वाली, ठीक है। बर्ड्स की जो फीमेल होती है गंदी दिखती है। लोग ये कहते हैं, मतलब नेचर का ये क्या डिज़ाइनिंग ऐसा है कि जो होमोगैमेटिक होगा उससे अट्रैक्ट करना है अपोजिट सेक्स को, इसलिए वो सुंदर दिखती है। इसलिए फीमेल्स जो होती है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है एज़ कम्पेयर टू मेल इन द ह्यूमन्स, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म फिनोमिना क्या है कि अगर एक ही जीन के मल्टीपल एलील्स हैं, जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप का देखें तो एक जीन ये है, दूसरा जीन ये है और तीसरा जीन ये है, तो है क्या, जीन आपके पास एक ही है। जीन क्या है बच्चों, जीन है आपके पास आई, जीन का नाम है आपके पास आई, पर इसके एलील्स कितने हैं बच्चों, अगर आप देखें तो इसके एलील हैं बच्चों 3, एलील्स हैं आपके पास 3। तो जीन है आपके पास आई और एलील है आपके पास 3 एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिज्म, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है IA तो आपके पास कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, आपके पास ब्लड ग्रुप बनेगा A। क्या ब्लड ग्रुप बनेगा राजा, A ब्लड ग्रुप बनेगा। और अगर आपके पास दोनों स्मॉल आई हैं तो आपके पास बनेगा O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन C का है। एक्सप्लेन लेबिया मेजोरा क्या होता है। वेजाइना का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट पढ़ा रखा, उसमें देखो आपका वेजाइनल ओरिफाइस
एंड आपकी यूरिथ्रल ऑरिफाइस मतलब यूरिन और बाहर निकालने और सीमेन लेने के लिए फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होती हैं। उसके ऊपर एक स्मॉल स्किन की कवरिंग है, वो है लेबिया माइनोरा। उसके ऊपर एक मेजर स्किन फोल्ड की कवरिंग है, उसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, एलएच सर्च क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये देखिए। लेबिया मेजोरा एक लार्ज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि मॉन्स भी जो फ्लैशी पार्ट होता है वेजाइना का उससे शुरू होता है ना, और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। एलएच सर्च क्या होता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन पे जब आपका ओवरी से ओवा बाहर निकलता है, वो इसलिए निकल रहा है क्योंकि उस समय पर एलएच आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है एंड दिस इज कॉल्ड एज एलएच सर्च। समझ में आ गई बात, समझ में आई। और ओवरी का जब एरिया खाली होता है और उससे ओवा बाहर निकलता है तो जो खाली पोर्शन है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ब्लास्टोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे मोरुला कहते हैं। फिर आप लोगों को पढ़ाया मैंने, जितने भी आपके ब्लास्टोमियर हैं वो ऐसे जाकर कवर हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनर सेल मास। इसे आप क्या कहते हो बच्चों, इनर सेल मास। डन। और इसके चारों तरफ जो है ना ग्रुप ऑफ सेल्स जो है चारों तरफ पाई ये क्या हुआ, क्या हुआ, एंड इसके चारों कुछ लॉक हो गया आई थिंक। एंड इसके चारों तरफ ना बच्चों, इसके चारों तरफ इस टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, है ना। तो देखो यार, मैं पढ़ा तो दूंगी तुम्हें, 10-15 सैंपल पेपर भी करा दूंगा और ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, पर मेक श्योर कि जो मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है क्या बच्चों, ये है आपका ट्रोफोब्लास्ट, है ना। तो वो पढ़ लेना वन शॉट, ओके। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट, ओके। आगे देखते हैं, ये क्या, ओरी, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेटिंग ऑपरेटिंग प्रोटीन, यहाँ से कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो रेप्लिकेशन को हेल्प करते हैं। हिंड 3 साइड्स, तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा PBR 322 का डायग्राम, और वो आप याद करो, मैंने कई बार आपको सिखा रखा है ना। डन, आ जाओ। नेक्स्ट इज, ये देखो, ये है ब्लास्टोसिस्ट जो मैं अभी आपको बता रही थी, ठीक है। इसमें क्या बताना है, नेम द स्टेज, ये है ब्लास्टोसिस्ट। मेंशन द फेट ऑफ इनर सेल मास, इनर सेल मास की वजह से ही एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, यही इसमें लिखा होगा। ए क्या है, अच्छा ए हमको फिगर बताना है। ए ट्रोफोब्लास्ट है जो मैंने अभी आपको बना के बताई थी, है ना। ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम में अटैच करने का काम करती है और बाद में जाके प्लेसेंटा भी बनाती है। मतलब बेसिकली ये जो येलो वाला पोर्शन है ये ऐसा हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट का, और आपका इनर सेल मास ऐसा रहेगा, और ये जो है ये जाकर इस तरीके से ये प्लेसेंटा बनाएगा, है ना। ये होता है आपका प्लेसेंटा, और इसी ट्रोफोब्लास्ट को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। डन, समझ में आई बात। नाउ द स्टेज शोन इन द फिगर इज द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इनर सेल मास क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। अ नॉर्मल कपल गेव बर्थ टू द हीमोफिलिक सन, 2 नॉर्मल डॉटर्स, है ना। आपको क्रॉस बताना है, ये देखो क्रॉस बना है। अब सन तभी बीमार होगा जब आपके पास करियर मेल और नॉर्मल, आपको क्रॉस बना के देखना होगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर करियर फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो जाएगी, तो इसमें ये बोल रहा है, जब आप ये क्रॉस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आपको एक सन ऐसा बनेगा कि जो हीमोफिलिक होगा, एक सन ऐसा भी बन सकता है जो नॉर्मल हो, और डॉटर जो होंगी देखने में तो नॉर्मल दिखाई देंगी पर ये कैरियर है। और इसी कैरियर डॉटर की शादी अगर नॉर्मल मेल से भी हो गई तो इनके पास लड़के ऐसे बन सकते हैं जो बीमार भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं था इसमें, हाँ, गिव द पॉसिबल जीनोटाइप बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपको बनाना, अब ये तो मेरा जब क्वेश्चन देखोगे तो नहीं बनेगा, तो तुम लगा के क्रॉस देखना, ठीक है। जैसे कि पहला क्रॉस ऐसा लगाना कि नॉर्मल फीमेल की ऐसा लगाना। जब तुम ऐसा लगाओगे तो तुमको जो क्रॉस है वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो मैं तुमको हर पॉसिबिलिटी को लगा के देखना पड़ेगा। ये तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया, पर तुम ना हर पॉसिबिलिटी को बना के देखो, ठीक है। रिजल्ट क्या बोल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो नॉर्मल हैं, जो दिखेंगी नॉर्मल, और लड़का बीमार दिखेगा। अब तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहली पॉसिबिलिटी तो तुम ये ऐसा हो सकता है कि भाई लड़का बीमार लड़की नॉर्मल थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लड़की बीमार लड़का नॉर्मल था। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लड़का बीमार, अरे यार मैं तुमको सारी पॉसिबिलिटी, और इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आप पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। चौथी पॉसिबिलिटी कि लड़का बीमार लड़की कैरियर। पांचवी पॉसिबिलिटी कि लड़का नॉर्मल और लड़की कैरियर। तो हमको रिजल्ट सही वाला कहाँ मिला, यहाँ मिला। तो 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, इस वाली पॉसिबिलिटी में हमको रिजल्ट मिलेगा और ये आपको बना के देखना पड़ेगा, ठीक है।
मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट मेडिकल प्रॉपर्टीज देयर मिस यूज। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है बच्चों, आपको पढ़ा है बेटा, जैसे पॉपी प्लांट है ओपियम निकालता है ना, इसका काम क्या है, पेन किलर है, पर लोग इसको अब्यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि है ना मॉर्फिन, कोडीन, ये सब पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि सम अदर केमिकल लाइक बारबिट्यूरेट, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, है ना, ये डिप्रेशन, इंसोमेनिया को ट्रीट करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, बट द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन द मेटाबोलाइज मिस यूज बाय टेकिंग देयर ओवरडोज। ठीक है, क्यों, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने अच्छे फील होने के लिए, जब उसका एडिक्शन हो जाता है तो इसकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक्सेस डोज अगर इसका आप लेंगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकता है, और अगर आप इसके एडिक्ट हो गए तो उसको छोड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इससे विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं। है ना, प्रॉपर आंसर है। अच्छा, पहले सैम्पल कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बताना कि क्या मैंने तुम्हें पहले सैम्पल पेपर का वो दिया है क्या, PDF नहीं दिया है ना, अभी मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये क्या बोल रहा है, वाई द फॉर अमंग, ये तो देखो खुद से भी लिख सकते हो कि अल्कोहल अब्यूज़ जो है उसमें गार्जियन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन एडिक्शन, तो ये तो तुम्हें पूरा लिखा हो। देखो एडिक्शन क्या है, रिपीटेड यूज़, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाए अगर आपका किसी चीज़ से तो आप उसे छोड़ नहीं पाते, दिस इज कॉल्ड एज एडिक्शन। ठीक है, डन। ओके, तो ये थ्योरी वाला है। देखो माँ बाप का क्या रोल है भाई, समझाना पड़ेगा, है ना। तो पहले लोग शराब क्यों पीते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है, कैसा लगता है, बाद में वही चीज़ आदत हो जाती है, डिप्रेशन में पीने लग जाते हैं। ठीक है, अब एक्स क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी आप लोगों को पहले भी। एक्स क्या है बच्चों, एक्स है रिप्रेसर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन स्टॉप, व्हेन विल बी द ट्रांसक्रिप्शन, जब ये रिप्रेसर जाके इस ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या कोड करता है। ठीक है, कौन सा जीन कोड करता है, ये मैंने करवा दिया था ना आप लोगों को। Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाता है, ये मैंने पढ़वा दिया है पूरा, Z जीन कोड पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन एक्सिस्ट इन माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो क्या है बच्चों, बताओ ये माइकोराइजा क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंगस और हायर प्लांट्स का। जो आपकी रूट्स होती हैं पाइनस की, वो फंगस के बिना उग ही नहीं सकती हैं, मतलब वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो फंगस होता है ग्लोमस नाम का, वो बहुत सारा फॉस्फोरस लाके इनकी रूट्स को देता है, जिससे बहुत बड़े बड़े प्लांट बनते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कैटल एंड इग्रेट। ठीक है, कैटल इग्रेट जो होती है वो क्या करती है, जो ग्रेजिंग कैटल रहता है वो खाड़ता है ना जब प्लांट को, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं और एक कैटल इग्रेट उसे खा जाती है। तो इसमें क्या हुआ है कि ग्रेजर कैटल को कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है, पर इसे फ़ायदा हो रहा है। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बताओ जल्दी से, ये होता है कमेंसलिज्म। ठीक है, चलो सेक्शन डी पर आते हैं, है ना। ये देखिए, ये गैमीट्स बने हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कंक्लूजन, क्या परसेंटेज है ऑफस्प्रिंग का, इफ़ द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मैरिज विद द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टडी क्रॉस दिया गया, क्वेश्चन बताने हैं, ये क्रॉस दिया गया है, दोनों हेट्रोजाइगस पेरेंट है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन है। अब इसमें आपको ये बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्रॉस व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड द डिजीज़, है ना। तो देखो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो रेसेसिव डिसऑर्डर है अगर, तो ये बीमार होगा, बाकी सब कोई बीमार नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर अफेक्टेड। ठीक है, 25%। इफ़ द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मैरिज विद एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, अगर इसकी शादी एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल से हो गई तो चाइल्ड कैसा होगा। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न आउट ऑफ द मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है, विच वन हैज़ द लेस प्रोबेबिलिटी रिसीविंग द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट। चलो अब देखते हैं इसका आंसर। अगर ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो जो आपका आर स्मॉल वाला है वो बीमार रहेगा। ठीक है, द क्रॉस गिवन इज द थैलेसीमिया। ठीक है, इट इज़ एन ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, है ना, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट तुम्हारे में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पर उसका इतना डिटेल नहीं दिया है। तुम्हारा जो भी NCERT है उसमें सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो आपका थैलेसीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें कौन सा बीमार होगा, सिर्फ ये वाला बीमार होगा, क्योंकि दोनों रेसेसिव जीन इसके पास आ गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर दोनों पेरेंट, है ना, आप देख रहे होगे कि इसमें दोनों पेरेंट जो है वो आपको अनअफेक्टेड दिखाई देंगे, क्योंकि एक डोमिनेंट और रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जीन उठ ही ना पाएगा। ठीक है, यही देखो द ओनली होमोजाइगस कितने परसेंट मैंने बताया था, 25% लोग बीमार होंगे। क्रॉस बिटवीन द अफेक्टेड विद एन अनइफेक्टेड इंडिविजुअल, मान लो स्मॉल आर की शादी एक अनइफेक्टेड इंडिविजुअल से करा दी। अब अनइफेक्टेड इंडिविजुअल दोनों हो सकता है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, तो आप दोनों क्रॉस बना देना। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे तो 50% इंडिविजुअल बीमार होंगे, 50%
ठीक होंगे, ठीक है। एज एन ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोथ मेल एंड फीमेल हैव इक्वल, देखो जब भी हम ऑटोजोमल की बात करते हैं तो इसमें ये प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का और लड़की सेम परसेंटेज है कि वो बीमार हो सकते हैं, ठीक है। दिस डिजीज इज ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, ग्लोबिन चेन, ठीक है। अब अल्फा थैलेसीमिया में जो होता है कि अल्फा चेन नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती, ठीक है। ओके, डन है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? बात यहाँ तक बोलो जो भाई बच्चों, कोई समस्या हो तो बता दो भाई जल्दी से। यहाँ तक में हम सेक्शन डी पे पहुँच गए हैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आप लोगों के पास। जल्दी बोलो, समझ में आया? बोलो 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 बोलो। बेटा यार देखो, मैं अगर तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया, उल्टा तो नहीं बोल दिया, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनता, बीटा से थैलेसीमिया मतलब जो थैलेसीमिया है वही नहीं बनता है, बस सीधी बात ये याद रखना, ठीक है ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनती तो बीटा चेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सही से बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही चेन है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, आपको ये बताना है। वो हाउ विल दिस इफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, नेम द फैक्टर दैट इफेक्ट द डिसॉल्व ऑक्सीजन। देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में अवेलेबल ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिजम्स को मिलती है। पर अगर आपका पानी पोल्यूटेड रहेगा तो उसमें कौन से माइक्रोब्स उगेंगे, है ना, जो उस गंदगी को खाने वाले होंगे। अगर पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को, वो गंदगी बहुत सारी पड़ी है तो उसमें गंदे गंदे माइक्रोब्स उगने लगेंगे और उस गंदगी को खाएंगे। जब उस गंदगी को खाएंगे तो उनको भी कुछ ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो पानी का पूरा ऑक्सीजन ले लेंगे। तो बेटा वहाँ के जो जानवर रहेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वो मर जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, व्हाट इज़ BOD, दैट इज़ द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, that is demand of oxygen of microbe which is present into the polluted water. If the demand of oxygen by the microbe is so much high, it means the pollution is very high. इसीलिए उनकी ज़्यादा डिमांड है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। जिस पानी का BOD कम होगा वो कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं है, हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए नहीं। समझ में आई? ज़्यादा BOD ज़्यादा पोल्यूशन, लेस BOD लेस पोल्यूशन। डन, चलो क्लियर। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि पानी में प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, दिस इज कॉल्ड एज BOD। इफ द BOD इज हाई, पोल्यूशन इज हाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नेम द फैक्टर दैट इज, डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेटा, आपका क्या क्या इफेक्ट करता है बेटा, हाई मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे प्रभावित होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो BOD कम हो जाएगी, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, टाइप ऑफ वाटर, है ना। डन। और कौन क्वेश्चन था, और कोई सा क्वेश्चन था क्या? डज सीवेज ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एरोबिक कंडीशन ऑल थ्रू आउट द, नहीं, सिर्फ हमें बीच में ही चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स ओनली ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हमें एरोबिक कंडीशन चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टेप्स, ये याद रखना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप। लिस्ट 10 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहले क्या करना है, DNA निकालो, फिर DNA को काटो, फिर DNA का फ्रैगमेंट निकालो, फिर DNA की कॉपी बनाओ, फिर DNA को जाके प्लाज्मिड से जोड़ दो, फिर उसके बाद इसको होस्ट में डालो, इकोलाई में डाल दो मान लो, फिर इकोलाई की बहुत सारी कॉपीज़ बनाओ जिससे तुम्हारा भी DNA होगा, फिर बैक्टीरिया से अपना DNA निकालो, फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेच दो। ये वाला समझ में आया ना, ये बायोटेक्नोलॉजी से। सबसे पहले अपना डिजायर्ड जीन काट के एंडोन्यूक्लियस से निकालो, प्लाज्मिड को काटो, दोनों को जोड़ दो, फिर होस्ट के अंदर डाल दो, होस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बना लो, फिर बायोरिएक्टर में कॉपीज़ बनाओ, फिर होस्ट को तोड़ ताड़ के अपना DNA निकालो, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके बेच दो, ठीक है। अब ये लिस्ट है जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, है ना, ये है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये NCERT में नहीं है, और आ भी गया तो तुम इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बेटा, अडेप्टिव रेडिएशन है, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन है। अब इसमें हमको क्या बताना है, एक्सप्लेन एंड इलिस्ट्रेट द रेडिएशन सोर्स। ये क्या हो रहा है बेटा, ये मार्सुपियल रेडिएशन है ना। एक कॉमन एंसेस्टर था और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी रेडिएशन गई और एक नए नए टाइप का ऑर्गेनिज्म बना दिया, और ये सब, ये क्या बच्चों, ये सब आपके वो हैं मार्सुपियल पाउच वाले हैं, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन लीड्स टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसका ना मैं एक आपको वो बताती हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया में ही एक जगह प्लेसेंटल रेडिएशन चल रही थी, डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा बन रहे थे, और एक टाइप मार्सुपियल रेडिएशन। एक जगह पर दोनों आए, दोनों सेम जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे और दिख भी एक जैसे रहे थे, तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक ही जगह पे हो, ओरिजिन अलग है पर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो
तो दो एडेप्टिव रेडिएशन जब एक ही जगह पे चलती है तो एक समय ऐसा आता है कि वहाँ के ऑर्गेनिज्म दोनों ही एडेप्टिव रेडिएशन वाले सेम दिखने लग जाते हैं। दिस इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। अब इसमें हमको आंसर लिखना है। डायग्राम जो हमें दिया गया है वो एडेप्टिव रेडिएशन का है, ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट से, है ना, हम अलग अलग जगह पे रेडिएट करते हैं तो हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ मार्सुपियल पाउच्ड मैमल्स बना लेते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन क्या क्या है, डार्विन फिंच, है ना, ये भी पूछा गया है। तो डार्विन ने ये देखा, अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी गैलापागोस आइलैंड में जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो जो बर्ड उन्होंने देखी वो सीड ईटिंग की थी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए फिंच जो चोंच है वो चेंज होते गई, कभी फ्रूट ईटर हो गई, कभी कैक्टस ईटर हो गई, कभी सीड ईटर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आगे बढ़ते जाओ तो ऑर्गेनिज्म वही रहेगा पर फंक्शन चेंज होते जाएंगे, क्योंकि अब जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी है वो भी चेंज हो गई और सिचुएशन भी चेंज हो गई। व्हेन मोर देन एडेप्टिव रेडिएशन, जो मैंने बताया ये वो है, एक्सप्लेन मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है। अभी नेचुरल सिलेक्शन का है। सबसे पहला ग्राफ क्या है बच्चों, ये है स्टेबलाइजिंग, ठीक है, जिसमें मीन वैल्यू आती है। दूसरा जो है वो है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का एग्जांपल क्या है बच्चों, डायरेक्शनल का एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, ठीक है। और लास्ट है बच्चों डिस्ट्रप्टिव, जिसमें दो पीक्स आपको मिलेंगी। और इसमें क्या था, एक ऑर्थ्रोपोड था। ऑर्थ्रोपोड क्या था, ग्रे वाले ऑर्थ्रोपोड जो है वो काली चट्टानों में दिख जाते थे, और ग्रे वाले ऑर्थ्रोपोड जो हैं वो सैंड में, वाइट वाले ऑर्थ्रोपोड जो हैं वो सैंड में छिप जाते थे, और जो काले वाले ऑर्थ्रोपोड है चट्टानों पे छिप जाते थे। दिख कौन जाते थे, ग्रे वाले, तो उनको खा लिया जाता था। तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में दो एक्सट्रीम वैल्यूज आपको मिलती हैं। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये डिस्ट्रप्टिव है ना, ये क्या हो गया डायरेक्शनल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, और ये हो गया स्टेबलाइजेशन वाला। तो ये तीन टाइप के ग्राफ होते हैं बच्चों। ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है ये, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन है, और इसको हम ऐसे शेयर करते हैं। इन सच पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम, ये क्या है क्वेश्चन, मेरे को पढ़ने दो पहले, इतने सारे क्वेश्चन हैं उसमें, पागल ही हो गई मैं क्वेश्चन ही पढ़ते पढ़ते, है ना। एंड पॉपुलेशन विच हैज अचीव्ड बाय द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम टू प्रोसेस नॉट अकर, ठीक है। अगर कोई हार्डी-विनबर्ग मतलब ये बहुत स्टेबल पॉपुलेशन है, पर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचुरल सिलेक्शन हो जाए तो ये आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, फॉर कल्चरल रीजंस मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन हैव बीन स्लोअर टू गेन द एक्सेप्टेंस इन इथियोपिया में नहीं लेते, ठीक है। नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शन इज लिमिटेड एज अ फैमिली एंड कम्युनिटी सेटिंग एज इट इज सोशली डिसअप्रूव्ड। बाय 2000 ओनली 4% of Ethiopian females aged 15 to 49 use contraception. Little known of sexually transmitted disease prevalence in family planning attenders in Africa in general and Ethiopia in particular. Even though attenders of family planning clinics, FPCs, are appropriate target groups for epidemiological studies and control programs. बड़ा ही भयंकर है। नेम द कॉम्प्लिकेशन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के दौरान होती है, पहला क्वेश्चन ये है। एक्सप्लेन हाउ STD प्रिवेंटेड एंड मेंशन अर्ली सिम्टम ऑफ STDs, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। अब ये पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। STD प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग, अवॉइड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर, कॉन्डम का यूज़ करिए, स्टेलाइज नीडल सिरिंज, अवेयरनेस ऑफ STD। अर्ली सिम्टम क्या है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनिटल रीजन, ठीक है। अब हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है इसमें बताना है आपको। इवेल्युएट द यूसेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इन मॉडर्न इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड लीस्ट अडेप्टेड बाय द फीमेल्स, फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन सजेस्ट वाई इंजेक्टेबल मेथड आर नॉट यूज्ड मोर देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। चलो पढ़ते हैं इसका आंसर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर मोर कॉमन कंपेयर्ड टू इंजेक्टेबल। क्यों, पिल्स ईजी होती हैं टेकन के लिए, लेने के लिए, है ना, ले लो उनको, 21 दिन तक लेते रहो। पहले 5 डेज मेंस्ट्रुएशन होगा, उसके बाद आफ्टर 7 दिन के बाद फिर से लेना शुरू करो। तो फीमेल जो है वो जब चाहे अपना कॉन्ट्रासेप्शन कर सकती हैं, जब चाहे कंसेप्शन कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं। पर इंजेक्टेबल के साथ दिक्कत ये है कि अगर आपने एक बार लगवा लिया तो लगवा लिया, फिर आप बीच बीच में उसको चेंज नहीं कर सकते। इम्प्लांट्स लीस्ट अडेप्टेड होते हैं क्योंकि इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। 99% इफेक्टिव तो है, पर इससे आपको हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, नौशिया भी हो सकता है। इंजेक्टेबल जो होते हैं ये फीमेल्स OCP के, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सबसे कॉमन होती है फीमेल्स में। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ खा लिया, बच्चा नहीं चाहिए तो खा लिया, चाहिए तो छोड़ दिया, ठीक है ना। और इसको लगवाने के लिए इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, इनको लगवाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। ओ माय गॉड, खत्म हो गया क्या। तो ये था सेक्शन E, है ना। आपने देखा है ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि मैम कौन, अब आपसे मुझसे ये पूछो कि मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो कृपया करके बच्चों, है ना, कृपया करके मैं पहले ही बोल रही हूँ कि आप जो है पढ़ाई अच्छे से करिए।
अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे बेटा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपके लिए ना मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप कहाँ पढ़ा रही हो। मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ विद्यादीप अड्डा 247 पे। इस चैनल का नाम लिख लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं। हालांकि कम्युनिटी पे मैं लगाते रहती हूँ, है ना, विद्यादीप अड्डा 247 पे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कल 2 बजे आप सभी को मिलना है। आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, प्लीज़ कृपया करके आइएगा ज़रूर, ठीक है। मैम ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।